मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, और जेट में ये टॉपिक कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के नाम से दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में ये टॉपिक फॉलो होता है। इसके अलावा साइंस रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ICAR का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT का एग्ज़ाम हो, सब में ये टॉपिक जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और क्लास 12th में ये टॉपिक हमें दिया गया है। कोलाइड, द्रव्य की कोलाइड अवस्था, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहली बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक वैज्ञानिक था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम इसने विसरण के आधार पर डिफ्यूजन के बेस पे ये बताया कि पदार्थ जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलोइड और एक कोलाइड। एक तो क्रिस्टलोइड और एक कोलाइड। क्रिस्टलोइड क्या है? जिसका विसरण तेजी से, तीव्र गति से होता है, जिसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, वो क्रिस्टलोइड है। और जिसका विसरण धीमी गति से होता है, वो कोलाइड है। तो ऐसे पदार्थ, थॉमस ग्राहम ने कहा, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनका विसरण तेजी से होता है, जिनका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, उन्हें क्रिस्टलोइड कहते हैं। और जिनका डिफ्यूजन यानी विसरण स्लो होता है, उन्हें हम कोलाइड कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई, ये पाया गया कि क्रिस्टलोइड और कोलाइड जो है वो पदार्थ नहीं है। थॉमस ग्राहम ने तो कहा था कि ये पदार्थ हैं, कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं। पर जैसे जैसे साइंस आगे ग्रोथ करती गई, वैसे वैसे ये पाया गया कि ये पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो बाद में ये कहा गया कि ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ एक ही होता है। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको, उसकी अवस्थाएं दो होती हैं। पदार्थ की एक अवस्था तो है क्रिस्टलोइड और दूसरी अवस्था है कोलाइड, जिसमें हमने बात करनी है मेन कोलाइड अवस्था की। तो प्रारंभ में थॉमस ग्राहम ने यह कहा कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पर जैसे जैसे साइंस ने ग्रोथ की तो ये पाया गया कि पदार्थ दो प्रकार के नहीं होते, सब्सटेंस या मैटर दो टाइप का नहीं होता। मैटर एक ही होता है, लेकिन उसकी जो स्टेट होती है वो दो टाइप की होती है, क्रिस्टलोइड और एक कोलाइड। जैसे NaCl को, नमक को अगर आप पानी में घोल लें, नमक को किस में घोल लें? पानी में। NaCl को आप लोग वाटर में डिजोल्व कर लें, नमक को पानी में घोल लें, तो वो क्रिस्टलोइड का काम करेगा। क्लियर? क्रिस्टलोइड का काम करेगा, पूरी तरह घुल जाएगा और इसका विसरण जो है बहुत तेजी से होगा। वहीं आप अगर NaCl को बेंजीन में घोल रहे हैं, NaCl को बेंजीन में घोल रहे हैं, तो ये पूरी तरह नहीं घुल पाएगा और इसका विसरण जो होगा वो धीमी गति से होगा। अब NaCl जो है वो कोलाइड की तरह बिहेव करेगा। तो पदार्थ है कि NaCl वो क्रिस्टलोइड की तरह बिहेव कर रहा है या कोलाइड की तरह बिहेव कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमने माध्यम कौन सा लिया है, मीडियम कौन सा लिया है। अगर हमने पानी लिया है तो वही NaCl क्रिस्टलोइड का काम कर रहा है, और अगर हमने बेंजीन लिया है तो वही NaCl कोलाइड का काम कर रहा है। तो थॉमस ग्राहम ने कहा था पदार्थ दो टाइप के होते हैं, सब्सटेंस मैटर दो टाइप का होता है, क्रिस्टलोइड और कोलाइड। लेकिन धीरे धीरे साइंस जब आगे ग्रोथ करती गई तो ये पाया गया कि पदार्थ एक ही होता है, लेकिन उसकी अवस्थाएं दो टाइप की होती हैं। क्लियर? अब क्रिस्टलोइड जो है
ये मैं बता दूं आपको, क्रिस्टलोइड जो है इसके कण चरमपत्र झिल्ली चरमपत्र झिल्ली बिल्कुल पतली झिल्ली होती है, जैसे मत्स्य का पार्चमेंट एक चरमपत्र झिल्ली का काम करता है, तो बिल्कुल पतली झिल्ली होती है ये। तो क्रिस्टलोइड के कण जो होते हैं वो इसमें से क्रॉस हो सकते हैं, चरमपत्र झिल्ली से क्रॉस हो जाते हैं। किसके कण? क्रिस्टलोइड के कण। तो यानी इसके कणों को हम छान नहीं सकते, अगर हम छानना चाहें, फिल्टर करना चाहें तो नहीं छान सकते, क्योंकि बिल्कुल बारीक छिद्र होते हैं इससे। इसके चरमपत्र झिल्ली के छिद्र बिल्कुल बारीक होते हैं, ये उसमें से ही क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन कोलाइड के जो कण होते हैं वो चरमपत्र झिल्ली से क्रॉस नहीं हो पाते। जैसे ये मान लो चरमपत्र झिल्ली है, अब इसके ऊपर मैंने ये विलन डाल दिया तो NaCl तो ऊपर ही रह जाएगा और बेंजीन जो होगा वो नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो ये फिल्टर हो सकता है, कोलाइड फिल्टर हो सकता है। किससे? चरमपत्र झिल्ली से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये चरमपत्र झिल्ली, तो इसमें से कोलाइड तो क्रॉस नहीं हो सकता, लेकिन क्रिस्टलोइड क्रॉस हो जाता है। जैसे मैं NaCl और पानी को डालूं, ये चरमपत्र झिल्ली है, ये डाल दिया इस पे, तो अब होगा क्या? NaCl भी नीचे आ जाएगा और पानी भी नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो ये चरमपत्र झिल्ली से अलग नहीं हो सकते, लेकिन इसको चरमपत्र झिल्ली से अलग किया जा सकता है। अब बात आती है कोलाइड के अंदर जो घटक है, कोलाइड विलयन के घटक, कोलाइडी विलयन के घटक। जैसे मैंने एक घटक NaCl लिया है, एक बेंजीन लिया है, तो दो घटक तो इसमें कम से कम है ही है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं ये कोलाइडी विलयन बना जब मैंने NaCl को बेंजीन में डाला, तो इसमें एक घटक तो NaCl है और दूसरा घटक बेंजीन है। अभी इन्हें क्या क्या कहते हैं वो देखें हम। कोलाइड के घटक, कोलाइडी विलयन के घटक, तो कोलाइडी विलयन में दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम इंग्लिश में डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम जिसे हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। डिस्पर्जन मीडियम। तो कोलाइड के दो घटक होते हैं, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था और एक प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है? जिसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे यहाँ NaCl कम है तो NaCl यहाँ प्रक्षिप्त प्रावस्था है, डिस्पर्स्ड फेज है। क्लियर? प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होगा? जिसकी मात्रा कम होगी, अमाउंट कम होगी। और कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम के नाम से जानते हैं। तो कोलाइडी विलयन में दो घटक होते हैं, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्ज फेज और एक प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है? जिसकी मात्रा कम है कोलाइडी विलयन के अंदर। जैसे यहाँ मैंने NaCl को बेंजीन में घोला है तो NaCl की मात्रा कम है, बेंजीन की मात्रा ज़्यादा है, तो NaCl यहाँ डिस्पर्ज फेज यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और बेंजीन यहाँ डिस्पर्जन मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम का कार्य कर रहा है। क्लियर? अब आता है कोलाइडी विलयन का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड कैसे किया जाता है? देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, वर्गीकरण। तो इसका बिल्कुल एक आसान तरीका मैं आपको दूंगा, तो उसको आप लोग क्लियर करेंगे, बात को थोड़ा सा समझेंगे तो आप वर्गीकरण हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में जो मेन चीज देखी जाती है उसमें एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था,
ये होगी क्रम संख्या। एक टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ, थोड़ा सा गौर करना उस टेबल पर, तो आपको वो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्ज फेज, और डिस्पर्जन मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम। इन्हीं के आधार पर हम कोलाइड का वर्गीकरण करते हैं। अब डिस्पर्ज फेज है या डिस्पर्जन मीडियम है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। पहले केस में मैंने डिस्पर्जन मीडियम लिया ठोस, या द्रव भी ले सकते हैं या गैस भी ले सकते हैं। दूसरे केस में मैंने डिस्पर्जन मीडियम लिया द्रव, और तीसरे केस में मैंने डिस्पर्जन मीडियम लिया कौन सा, गैस। क्लियर। प्रक्षिप्त प्रावस्था अभी देखनी है, प्रक्षेपण माध्यम हमने चूज कर लिया, ठोस, द्रव या गैस। यानी इसमें ज्यादा मात्रा किसकी है, ठोस की। इसमें ज्यादा मात्रा किसकी है, द्रव की। और इसमें ज़्यादा मात्रा किसकी है, गैस की। इसमें ज़्यादा मात्रा ठोस की है, इसमें ज़्यादा मात्रा द्रव की है, इसमें ज़्यादा मात्रा गैस की है। क्योंकि प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कम मात्रा वाला कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कम मात्रा वाला देखें तो यहाँ मैं गैस भी ले सकता हूँ, द्रव भी ले सकता हूँ और ठोस भी ले सकता हूँ। क्लियर। यहाँ भी मैं गैस भी ले सकता हूँ, द्रव भी ले सकता हूँ और ठोस भी ले सकता हूँ। ऐसे यहाँ भी मैं गैस भी ले सकता हूँ, द्रव भी ले सकता हूँ और ठोस भी ले सकता हूँ। तो कम मात्रा तो किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर ठोस लिया है तो प्रक्षेपण माध्यम की एक कैटेगरी बन गई, द्रव दूसरी कैटेगरी होगी प्रक्षेपण माध्यम की, गैस तीसरी कैटेगरी हुई। इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन है वो हम देखें तो एक बार हमें 9 प्रकार का दिख रहा है। 9 प्रकार का कैसे दिख रहा है, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस है, प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस है, प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस है, प्रक्षेपण माध्यम गैस है, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, प्रक्षेपण माध्यम गैस है, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम गैस है। तो इस प्रकार हमें 9 प्रकार दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 8 ही प्रकार का है। क्यों? क्योंकि कोलाइडी विलयन जो होता है वो समांगी नहीं होकर, होमोजीनस नहीं होकर विषमांगी यानी हेट्रोजीनस होता है। कोलाइडी विलयन जो होता है वो विषमांगी होता है, हेट्रोजीनस होता है। तो इस बेस पर गैस गैस विलयन जो है वो कभी भी हेट्रोजीनस यानी विषमांगी नहीं हो सकता। अतः इसे कोलाइडी विलयन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अर्थात कोलाइडी विलयन जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो ये ध्यान रखना, गैस गैस विलयन कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो गैस गैस विलयन जो है वो कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता। क्लियर? तो गैस गैस विलयन कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं हो सकता। अब हमें जो वर्णन करना है मेन इसका, जिसमें प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, इसका वर्णन अपने करना है। और उसमें भी सबसे मेन जो हमारे लिए है वो ये वाला ठोस द्रव, ठोस द्रव। तो जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है। प्रक्षिप्त प्रावस्था सॉलिड और प्रक्षेपण माध्यम
लिक्विड। डिस्पर्ज फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। एक तो इसका वर्णन करना है। दूसरा हमें देखना है जिसमें दोनों ही लिक्विड हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था भी और प्रक्षेपण माध्यम भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना जो बता रहा हूँ। ये वाला विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, ऐसे कोलाइडी विलयन को हम सोल बोलते हैं। सोल तो बहुत बार पेपर में आता है, सोल क्या है, सोल क्या है, तो आपको यूँ देगा ऑप्शन, ठोस द्रव, द्रव ठोस, गैस द्रव, द्रव द्रव, इस तरह से ऑप्शन देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल क्या है। तो ये ध्यान रखना, पहले जो लिखा होता है उसकी मात्रा कम, जो बाद में लिखा होता है उसकी मात्रा ज़्यादा। यानी पहले प्रक्षिप्त प्रावस्था लिखी होती है, बाद में प्रक्षेपण माध्यम लिखा होता है। तो यहाँ प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस है, और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है। यानी हमारा ये आंसर करेक्ट है। फिर भी अगर ना याद रहे तो सोल अपने आप में बता रहा है। देखो, सो यानी सॉलिड और एल एल यानी लिक्विड, तो ये सॉलिड और लिक्विड से बना है। एस ओ यानी सॉलिड और एल यानी लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन आर नोन एज कोलाइडल, आर नोन एज सोल। सॉलिड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नोन एज सोल। और जो लिक्विड लिक्विड होते हैं, द्रव द्रव कोलाइडी विलयन होते हैं, उन्हें हम पायस या इमल्शन के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पायस है तो पायस क्या है, द्रव द्रव, पायस द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र पायस कहलाते हैं। तो इमल्शन, सोल याद रह जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सोल। सोल, सो यानी सॉलिड, ल यानी लिक्विड, तो सोल सॉलिड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन सोल कहलाते हैं। इमल्शन क्या है, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र जो होते हैं वो इमल्शन या पायस कहलाते हैं। इसके अलावा एक और आता है जेल। जेल ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जेल क्या है, सोल का बिल्कुल उल्टा जेल है। सोल का बिल्कुल उल्टा, सोल क्या था, सॉलिड लिक्विड, जेल क्या है, लिक्विड सॉलिड, द्रव ठोस। जेल जो होते हैं वो द्रव ठोस कोलाइडी तंत्र होते हैं, जिनमें द्रव की मात्रा कम होती है, ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे पेस्ट एक जेल है, हम जो पेस्ट करते हैं वो जेल है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ठोस की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है और लिक्विड की मात्रा जो होती है वो कम होती है, इसीलिए पेस्ट जो है वो सॉलिड होती है। क्लियर। अब जो हमने ये सोल पढ़ने हैं, सोल, जिसमें वर्णन मेन हमने इन्हीं का करना है। सोल का प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम द्रव है। प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम द्रव है। इन्हें आगे फिर बांटा जाता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों में। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, नाम बता रहा है द्रव स्नेही, लायोफिलिक बोलते हैं इसको, लायोफिलिक, और द्रव विरोधी लायोफोबिक, लायोफोबिक। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही क्या होगा, नाम बता रहा है स्नेह यानी आकर्षण। स्नेह क्या है, आकर्षण। तो जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण होगा वो द्रव स्नेही कोलाइड होता है, और जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच प्रतिकर्षण होगा वो द्रव विरोधी कोलाइड होता है। तो द्रव स्नेही क्या है, जिनमें दोनों के बीच आकर्षण है, और द्रव विरोधी क्या है, जिनमें दोनों के बीच प्रतिकर्षण है। अब किसे बनाना आसान होगा, ये तो पता लग ही रहा है, द्रव स्नेही को बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जैसे ही दोनों को मिलाएंगे दोनों में आकर्षण है, आकर्षण है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। लेकिन ठोस द्रव में अगर प्रतिकर्षण हो, दोनों में अगर प्रतिकर्षण हो, दोनों एक दूसरे का विरोध करें, यानी दोनों में प्रतिकर्षण हो, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को बनाना आसान नहीं हो सकता। तो उसे बनाने के लिए हमें विशेष विधियां लगानी पड़ती हैं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे ना कोलाइड बनाने की विधियाँ, वो मेन विधियाँ इसी की होंगी, क्योंकि ये तो मिलाते ही बन जाता है, द्रव स्नेही है, दोनों में आकर्षण है, तो इसमें तो जैसे ही प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को मिलाएंगे वो तैयार हो जाएगा कोलाइडी विलेन। क्लियर। अब देखिए हम इसमें द्रव स्नेही कोलाइड जो होता है वो स्थायी होता है, यानी एक बार अगर बन गया तो दोनों में आकर्षण है, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है वो अस्थायी होता है, यानी हमने एक बार तैयार कर दिया तो ये वापस कभी भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में प्रतिकर्षण है तो ये आसानी से अलग हो सकते हैं। अब द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो आगे फिर दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पॉजिटिव और एक ऋणात्मक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है वो समझें हम, कि पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन और नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। ये मेरे पास मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये मैं प्रक्षेपण माध्यम दिखा रहा हूं जो कि द्रव है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस है। अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन धनात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। और अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणावेश है तो ऐसे कोलाइडी विलयन ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड मेनली आगे फिर बांटे जाते हैं धनात्मक और ऋणात्मक में। धनात्मक क्या होगा, जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश होगा, और ऋणात्मक क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। अब एग्जाम्पल देख लो, द्रव स्नेही में जैसे प्रोटीन का कोलाइडी विलयन है, गोंद का कोलाइडी विलयन है, स्टार्च का कोलाइडी विलयन है, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन है, ये द्रव स्नेही के एग्जाम्पल है। प्रोटीन का कोलाइडी विलयन, गोंद का कोलाइडी विलयन, स्टार्च का कोलाइडी विलयन, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन, ये सारे द्रव स्नेही के एग्जाम्पल हैं। अब स्वर्ण सोने का कोलाइडी विलयन Au, चांदी का कोलाइडी विलयन Ag, धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, धातु सल्फाइड का कोलाइडी विलयन, ये सारे द्रव विरोधी हैं। सोने का कोलाइडी विलयन, चांदी का कोलाइडी विलयन, धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, धातु सल्फाइड का कोलाइडी विलयन, ये द्रव विरोधी हैं। धातु हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, धातु हाइड्रोक्साइड जैसे मैं लिखूं FeOH की थराइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, तो ये धातु हाइड्रोक्साइड हो गया। धातु हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सभी धनात्मक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और धातु सल्फाइड जितने भी होते हैं जैसे AS2S3 SS यानी सल्फाइड, धातु सल्फाइड जितने भी होते हैं वो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन बनाते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड जितने भी हैं उन सब का कोलाइडी विलयन धनात्मक, और धातु सल्फाइड जितने भी हैं उन सब का कोलाइडी विलयन ऋणात्मक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, जो एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने कोलाइड का वर्गीकरण किया। अब हम अगले टॉपिक में कोलाइड बनाने की विधियां डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां आएंगी हमारे पास। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह बहुत ही आसानी से एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।